Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Education World EW and this is CS Stuti Mahajan. तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक नया एक्ट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. Let's see. Industrial Disputes Act 1947. As the name suggests, इंडस्ट्री के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वर्कर्स के अंदर, वर्कर्स के एम्प्लॉयर के साथ किसी भी तरह के अगर कोई डिस्प्यूट्स होती हैं तो वो डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट कैसे किया जाता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 के थ्रू. द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट डिफाइंस डिस्प्यूट और डिफरेंसेस बिटवीन वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स. दैट मीन्स वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के अंदर अगर कोई डिफरेंसेस हैं और वर्कमैन एंड वर्कर्स के अंदर अगर कोई डिफरेंसेस आ गए हैं which is concerned with, concern किसके साथ है? नेचर क्या हो सकती है उनकी? एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद द कंडीशंस ऑफ लेबर. अगर कोई एम्प्लॉयमेंट को लेके है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके है, तो वो सारे डिस्प्यूट्स जो है वो सॉर्ट आउट किए जाते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 को फॉलो करते हुए. नेक्स्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एक्ट? अब ये एक्ट तो हम लेके आए 47 में. अब इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि हमें ये एक्ट लेके आना पड़ा? तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है. टू सिक्योर इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मनी. इंडस्ट्री आपको चलानी है, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे वर्कर्स हैं और जहां एक से ज्यादा पर्सन्स होंगे वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा. तो इंडस्ट्री के अंदर पीस एंड हार्मनी रहे, तो ये सबसे पहला इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है. सेकेंड वन, टू प्रोवाइड मशीनरी एंड प्रोसीजर फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. इनकेस अगर कोई इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसके लिए क्या मशीनरी या प्रोसीजर है, उसको इन्वेस्टिगेट करना, क्या डिस्प्यूट हुआ है उसको सेटल करना, उस डिस्प्यूट को सेटल करना. देन टू प्रोवाइड नेगोशिएशन फैसिलिटीज. तो अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है उसको लेकर नेगोशिएशन जो है वो भी इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव है. नेक्स्ट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट. हर एक्ट के अंदर हमने पढ़ा एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. तो इस एक्ट की हम एप्लीकेबिलिटी अब हम चेक करते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है. द एक्ट कवर्स द होल ऑफ इंडिया. तो पूरा का पूरा इंडिया इस एक्ट के अंदर कवर कर दिया. एंड अप्लाइज टू एवरी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सो दैट मीन्स पूरा का पूरा इंडिया कवर कर दिया. इंडिया के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनको कवर कर दिया. कैरिंग ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस, किसी भी तरह का वो बिजनेस, ट्रेड, मैन्युफैक्चर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर दिए, तो उन सबको इस एक्ट के अंदर कवर कर दिया. इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड देयरइन. कितने भी उसके अंदर बंदे काम कर दिए हैं वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज इस एक्ट में कवर हो गई. कुछ एक्ट के अंदर हमने देखा 10 वर्कमैन को कवर कर दिए जहां 10 वर्कमैन है, 10 और मोर. कुछ एक्ट हमने देखे जहां 20 और मोर वर्कमैन है, बट इसके अंदर उन्होंने पर्टिकुलरली बोल दिया इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड देयरइन. कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे इंडस्ट्री के अंदर एक बंदा है तो भी ये एक्ट जो है वो एप्लीकेबल होगा. सेकेंडली, every person employed in an establishment for hire or reward including contract labor, apprentices and part-time employees to do any manual, clerical, skilled, unskilled, tactical, operational or supervisory work is covered under this act. तो इस एक्ट के अंदर अगर आपने परमानेंट एम्प्लॉय किया है या फिर आपने अंडर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर हायर की है, अप्रेंटिसेस है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज हैं, किसी भी तरह का मैनुअल, क्लरिकल, स्किल्ड, अनस्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, सुपरवाइजरी, किसी भी नेचर का काम करने के लिए किसी भी तरह का वर्कमैन है, वो सबके सब इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल हो गए. सो दैट मीन्स ये एक्ट कहाँ एप्लीकेबल है? होल इंडिया के ऊपर. इंडिया के अंदर किसी भी तरह की इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है वहां पर एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है. उसके अंदर नंबर ऑफ वर्कमैन कितने हैं, किस नेचर का काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. नेक्स्ट,
मशीनरी टू डील विद डिस्प्यूट। अब हमने यहाँ पे वर्ड एक यूज किया मशीनरी। मशीनरी का मतलब ये नहीं है कि प्लांट एंड मशीनरी, कोई डिस्प्यूट हो गया उसके लिए आपने कोई मशीन लगा दी है। जिस तरह से गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक मशीनरी यूज की जाती है, सेम वे में डिस्प्यूट को डील करने के लिए जो मशीनरी मीन्स जैसे कोई कमेटी बनाई हमने, तो उस चीज को यहाँ पर मशीनरी वर्ड दिया गया, मशीनरी टू डील विद डिस्प्यूट। तो उसके लिए किस तरह की मशीनरी है, कौन कौन सी कमेटीज है, वर्क कमेटी, कंसिलिएशन, एडजुडिकेशन। तो 3 तरह की यहाँ पर कमेटीज आ रही है। अब हम देखते हैं फर्स्ट वन हमने क्या पढ़ा, वर्क कमेटी। तो वर्क कमेटी क्या है, जॉइंट कमेटी विद इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयज, कवर्स फ्रॉम शॉप्स विद नॉमिनल एम्प्लॉयज टू बिग इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो वर्क कमेटी के अंदर क्या है, इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होती हैं और इक्वल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से अगर 10 एम्प्लॉयज है तो 10 ही एम्प्लॉयज रहेंगे और सारी की सारी शॉप्स उसके अंदर कवर की जाती है, छोटी से छोटी शॉप से लेके बड़े से बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है उस वर्क कमेटी के अंदर कवर किए जाते हैं। सेकेंड, कंसिलिएशन। It is an attempt by the government official in helping to settle the dispute. तो जो कंसिलेशन है बनाई हुई वो क्या है, वो भी एक कमेटी टाइप है जिसके अंदर गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है कि उसके अंदर जो पर्संस हैं वो डिस्प्यूट को सेटल करने में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन लेवल के ऊपर क्या आ गया हमारा, लेबर कोर्ट। एडजुडिकेशन हम किसे बोलते हैं, कोर्ट को, ट्रिब्यूनल को। तो एडजुडिकेशन लेवल पर आ गया लेबर कोर्ट, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और नेशनल ट्रिब्यूनल टू हियर एंड डिसाइड द डिस्प्यूट। तो ये क्या करेंगे, ट्रिब्यूनल्स क्या करेंगे या कोर्ट क्या करेगा, डिस्प्यूट को सुनेगा और उसको डिसाइड करेगा, उसके ऊपर डिसीजन लेगा। नेक्स्ट, लेइंग ऑफ। कंडीशंस ऑफ लेइंग ऑफ। इंडस्ट्री के अंदर आपने देखा है कि ले ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो ले ऑफ की कंडीशंस अब हम देखते हैं क्या है, फेलियर, रिफ्यूजल और इनएबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड वर्क ड्यू टू। अगर एम्प्लॉयर काम ही प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, क्यों, शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल। कोई भी इंडस्ट्री किससे चलेगी, पावर के साथ। तो पावर या तो पावर से या कोल से। तो अगर वहां पर कोल, पावर या कोई रॉ मटेरियल ही नहीं है। एक्यूमुलेशन ऑफ स्टॉक्स। स्टॉक जितना आपको चाहिए पहले ही एक्यूमुलेट हो गया, आपके गोडाउन भर गए हैं, आपका से जितना स्टॉक है वो डिस्पैच नहीं हो पा रहा, तो आप नेक्स्ट प्रोडक्शन नहीं ले सकते हो। ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। आपकी मशीनरी में किसी तरह की कोई खराबी आ गई, कोई ब्रेकडाउन आ गया, तो उसकी वजह से आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते हो। नेचुरल कैलामिटी। कोई नेचुरल कैलामिटी आ गई, जिस तरह से ये कोविड आया, ये भी एक तरह से नेचुरल कैलामिटी ही थी, क्योंकि इसकी वजह से सारा का सारा जो बिजनेस था वो ठप हो गया, प्रोडक्शंस रुक गए, डिस्पैचेस रुक गए, प्रोडक्शंस रुक गए। तो इन सब कंडीशंस को क्या बोला जाता है, लेइंग ऑफ। अगर इंडस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह के कंडीशंस हो गई जिसकी वजह से वर्कर्स काम ही नहीं कर सकते। ले ऑफ कंपेंसेशन। अब ले ऑफ तो हो गया, ले ऑफ पीरियड ये वाला हो गया। अब इस पीरियड के अंदर ले ऑफ कंपेंसेशन किस तरह से डिसाइड होती है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्सेप्ट फॉर इंटरवेनिंग वीकली हॉलीडे कंपेंसेशन, 50% of total or basic wages and DA for a period of layoff maximum 45 days in a year. तो अगर जो layoff की compensation क्या है वो है 50%। 50% जो एम्प्लॉयर को, चाहे layoff हुआ है, काम वर्कर्स ने नहीं किया, इवन देन एम्प्लॉयर को अपने एम्प्लॉयज को 50% जो वेजेस है वो पे करनी पड़ेगी, या तो टोटल का या फिर बेसिक प्लस डीए, बेसिक वेजेस एंड डीए का 50% उसको पे करना पड़ेगा। और ले ऑफ मैक्सिमम कितने दिन का हो सकता है, 45 डेज इन अ ईयर। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट विदाउट गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉयर 6 वीक्स बिफोर स्ट्राइकिंग। अब क्या है, अब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के अंदर क्या है, यूनियन बनती है। यूनियन बनती है तो क्या होता है, अगर वर्कर्स की कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं होती, वर्कर्स को पता है इंडस्ट्री वर्कर्स से चलेगी, तो वो लोग क्या करते हैं, स्ट्राइक्स के ऊपर चले जाते हैं। अब उन स्ट्राइक्स और लॉकआउट को रोकने के लिए क्या क्या एक्ट ने फैसिलिटीज दी हैं।
विदाउट गिविंग नोटिस टू एम्प्लॉयर 6 वीक्स विदाउट बिफोर स्ट्राइकिंग। तो अगर नोटिस नहीं दिया गया 6 वीक्स पहले स्ट्राइक करने से पहले, सो दैट मीन्स अगर वर्कर स्ट्राइक के ऊपर जा रहे हैं तो 6 वीक्स पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। विद इन 14 डेज ऑफ गिविंग सच नोटिस, और जब उन्होंने नोटिस दिया उसके 14 डेज के अंदर, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द डेट ऑफ स्ट्राइक स्पेसिफाइड इन सच नोटिस एज अफोर्सेड, उस नोटिस के अंदर उनको देना पड़ेगा कि इस डेट को हम स्ट्राइक पर जा रहे हैं। ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलिएशन, लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल, नेशनल ट्रिब्यूनल, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स, अगर वो कोई पेंडिंग चल रही है तो उस दौरान वो यहाँ पर स्ट्राइक्स जो है उसको प्रोहिबिट किया गया है। प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, when there are more than 100 workmen during preceding 12 months, prior permission to be obtained by the employer for layoff, retrenchment or closure। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर 100 और मोर वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस केस में अगर आप ले ऑफ ले रहे हो या कोई रिट्रेंचमेंट कर रहे हो या क्लोजर कर रहे हो तो आपको प्रायर परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी एम्प्लॉयर से फॉर ले ऑफ के लिए, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के लिए प्रायर परमिशन जो है वो चाहिए। प्रायर परमिशन किससे ऑब्टेन करोगे? जब भी आपने इस तरह का ले ऑफ करना है, अगर आपने करना और जहां पे 100 वर्कर्स हैं तो आपने फैक्ट्रीज एक्ट के थ्रू फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट के अंदर ये बताना है कि इतने से इतने आपकी जो है इंडस्ट्री बंद रहेगी। इसका मेन पर्पस क्या है? अब आपका एग्जाम भी किस चीज का है? एक्साइज इंस्पेक्टर। फिर आप कहोगे मैम ने इस चीज को उसके साथ लिंक कर दिया, क्योंकि ये लिंक्ड है। इंडस्ट्री के अंदर एक्साइज इंस्पेक्टर बिठाया जाता है, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर जो गुड्स हैं डेट आर एक्सेसिबल गुड्स, और जैसे ही आपको इंडस्ट्री के गेट को, इंडस्ट्री के बैरियर को आपको पास करना है, एक्साइज बैरियर को पास करना है, तो उसके लिए एक्साइज इंस्पेक्टर की स्टैंप जरूरी है। अगर आपकी इंडस्ट्री में 100 और मोर वर्कमैन हैं, आपके वहां पे एक्साइज इंस्पेक्टर भी है, आप वहां पर ले ऑफ ले रहे हो, तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर की नॉलेज में होना चाहिए कि आपकी इंडस्ट्री उतने दिन के लिए बंद है, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ या क्लोजर है, और वो आपको परमिशन फैक्ट्रीज डिपार्टमेंट से लेनी पड़ेगी, एक्साइज इंस्पेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर ने भी अपने डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट को, उसने भी अनस्टेबल होना है। नेक्स्ट, रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन, कंपनसेशन एंड कंडीशंस। अब हम देखते हैं रिट्रेंचमेंट। नो एम्प्लॉय हु हैज वर्कड फॉर 240 डेज इन अ ईयर शैल नॉट बी रिट्रेंच्ड अनलेस पेड और गिवन। अगर 240 डेज के लिए एक एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसको आप रिट्रेंच नहीं कर सकते हो जब तक कि उसको पेमेंट नहीं की है। अब पेमेंट किस तरह से आएगी? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन एट 15 days wages for every completed year of service। जिस तरह से हमने ग्रेचुटी में पढ़ा था उसी तरह से जितने इयर्स आपने कंप्लीट किए हैं उसके पीछे आपको 15 डेज की वेजेस जो है वो पे करनी पड़ेगी। गिवन 1 month नोटिस ऑफ वेज इन ल्यू ऑफ, 1 month का आपको नोटिस देना है। रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट, आप क्यों उसको रिट्रेंच कर रहे हो, निकाल रहे हो, वो भी आपको रीजन भी देने हैं। कंप्लाइंग विद द प्रिंसिपल्स ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो। नोटिस फॉर क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? रिट्रेंचमेंट। पहले हमने पढ़ा ले ऑफ। ले ऑफ का मीनिंग क्या है कि अगर जो बेसिक कंडीशंस हैं फैक्ट्री चलाने की, अगर कोई मशीनरी, पावर, रॉ मटेरियल किसी भी तरह की या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है जिसकी वजह से ले ऑफ लेना पड़ता है कि फैक्ट्री बंद है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ा रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कमैन। अगर आपको किसी वर्कर को निकाल रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो, तो उस केस में उसको 15 डेज की वेजेस आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, नोटिस फॉर क्लोजर ऑफ एन अंडरटेकिंग। तो यहाँ पे हम 3 वर्ड्स पढ़ रहे हैं, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तो क्लोजर के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? 60 days notice to the authorities for intended closure in prescribed manner when there are minimum 50 workers and less than 100 workers। अगर 50 से लेके 100 वर्कर्स तक हैं तो 60 डेज का नोटिस आपको अथॉरिटीज को देना पड़ेगा कि आप क्लोज करने जा रहे हो। टू अप्लाई फॉर प्रायर परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एटलीस्ट 90 days बिफोर व्हेन 100 और मोर वर्कर्स। अगर 50 से लेके 100 वर्कर्स हैं तो 60 डेज का नोटिस है। अगर 100 और मोर वर्कर्स हैं तो 90 डेज का नोटिस आपको इश्यू करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी क्लोजर से पहले। पेनल प्रोविजंस फॉर ब्रीच ऑफ प्रोविजंस ऑफ द एक्ट,
The employer shall be punishable with imprisonment up to 6 months and a fine not exceeding ₹5,000. अगर आपने इस एक्ट की कोई भी प्रोविजंस को ब्रीच किया तो उस केस में एम्प्लॉयर को पनिशमेंट हो सकती है imprisonment up to 6 months और फाइन कितना हो सकता है मैक्सिमम 5,000. On continuity of the offense, fine up to ₹200 per day. और अगर ये वाला ऑफेंस फिर भी कंटिन्यू रहता है तो उस केस में ₹200 पर डे के अकॉर्डिंगली जो फाइन है वो लग सकती है. तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. अब हम इसके एमसीक्यूज लेते हैं. फर्स्ट, under which of the following legislations there is a provision called protected workman? तो वर्कमैन के प्रोटेक्शन किसके अंदर है जो एक्ट हम स्टडी कर रहे हैं? द आंसर इज डी, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947. नेक्स्ट, which one of the following is not a machinery for settlement of industrial disputes under the Industrial Disputes Act 1947? तो इसके अंदर हमने कौन सा मशीनरी की बात की? कंसिलिएशन ऑफिसर, यस. बोर्ड ऑफ कंसिलिएशन, यस. कलेक्टिव बार्गेनिंग, नो. लेबर कोर्ट, यस. द आंसर इज सी, कलेक्टिव बार्गेनिंग ये सेटलमेंट मशीनरी नहीं है. नेक्स्ट, under which schedule of the Industrial Disputes Act 1947 public utility services have been listed out? तो public utility services के शेड्यूल के अंदर लिस्ट आउट किए गए हैं फर्स्ट शेड्यूल. द आंसर इज ए, फर्स्ट शेड्यूल. नेक्स्ट, which of the following statements about the definition of industry is given in the Industrial Disputes Act 1947 is not right? A हम देखते हैं, it means any business, trade, undertaking, manufacturer or calling of employees. राइट, हमने उसके अंदर पढ़ा है किसी भी तरह का बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर, कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स. बी, इट इंक्लूड्स एनी कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और एवोकेशन ऑफ वर्कमैन. राइट, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या पढ़ा है, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चर या सर्विस, किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है. सी, this definition has been revised in 1982 in a leading case of 1978. this is also right, क्योंकि इसको रिवाइज किया गया था. D, the revised definition has been implemented after due notification. This is wrong. The revised definition has been implemented after due notification. Next, first come last go and last come first go is the principle of किसके अंदर हमने पढ़ा? Retrenchment. The answer is C, retrenchment. Next, which of the following is machinery for settlement of industrial disputes? कौन सी है मशीनरी उसकी सेटलमेंट के लिए? इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, नो. जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल, नो. इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, यस. स्टैंडिंग लेबर कमिटीज, नो. द आंसर इज सी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल. नेक्स्ट, अवार्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 is not interim determination of labor court, not arbitration award under section 10A, not final determination of labor court, not final determination of arbitration award under section 10A. तो सारे के सारे स्टेटमेंट्स क्या है? ट्रू है. B and D are true, B is true, all statements are wrong. सभी के सभी गलत है. The answer is D, all statements are wrong. आपने कहीं पे भी ये स्टेटमेंट पढ़ी है इस एक्ट के अंदर? No. So that means all statements are wrong. Next, grievance handling machinery is given in. तो कौन से एक्ट में दी है जिस एक्ट की आज हम बात कर रहे हैं? The answer is A, Industrial Disputes Act. Next, the dispute of individual workman is deemed to be industrial dispute if the dispute or difference is connected with or arising out of the following where no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute. तो क्या आंसर क्या रहेगा? क्वेश्चन समझ में आया? सबसे पहले, the dispute of individual workman is deemed to be industrial dispute. अगर वहां पे वर्कर्स का कोई डिस्प्यूट है तो उसको हम कंसिडर करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट. If the dispute or difference is connecting with or arising out of the following, इनमें से अगर कोई डिस्प्यूट है where no other workman nor any union of workmen is a party to the dispute, तो अगर इनमें से कोई भी डिस्प्यूट है तो उसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर करेंगे. ग्रीवेंस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, नो. डिस्चार्ज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, नो. डिसमिसल ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन, नो.
तो क्या है? डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और अदरवाइज टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कमैन। तो सभी इंक्लूड करो आप, डिस्चार्ज, dismissal, retrenchment or otherwise termination of services of an individual workman. The answer is D. Next, list of unfair labor practices on the part of the trade unions and employers was included in. The answer is B. Industrial Disputes Act. Next, match the following schedules under the Industrial Disputes Act 1947. तो इसको हमें मैच करना है। तो फर्स्ट शेड्यूल को हम मैच करेंगे इंडस्ट्रीज विच मे बी डिक्लेयर्ड एज पब्लिक यूटिलिटी। बी को हम मैच करेंगे सेकंड के साथ ही लेबर कोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स। सी को हम मैच करेंगे फोर्थ शेड्यूल को कंडीशंस ऑफ सर्विस फॉर चेंज ऑफ विच नोटिस इज टू बी गिवन। और फिफ्थ शेड्यूल क्या है? अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलीगल इंडस्ट्रियल एक्शन एज पर लॉ। इलीगल क्या है? म्यूचुअल इंश्योरेंस लीगल है, कलेक्टिव बार्गेनिंग लीगल है, लॉकआउट लीगल है, घेराव। द आंसर इज डी, घेराव। नेक्स्ट, अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। किसको हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं मानते? व्हेन एम्प्लॉयर फेल्स टू कीप हिज वर्बल प्रॉमिसेस, क्या ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है? व्हेन क्लोजर इज अ प्रिटेंस, when demand made for an alteration of conditions of service of employees in a cooperative society, when the lockout is in disguise of closure। तो कौन सा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं है? when demand made for alteration of conditions of service of employees in a cooperative society, तो ये डिस्प्यूट नहीं है। नेक्स्ट, which of the following statements about the grievance redressal machinery given under the industrial disputes not true? Every industrial establishment employing 20 or more workmen shall have one or more grievance redressal committee. This is true. Grievance redressal committee can resolve any dispute arising in the industrial establishment. Wrong. It is a bipartite committee with equal number of members representing the employer and workmen. True. There is a 45 days time limit from the date of written application to complete the proceedings. Again true. The answer is B. Grievance redressal committee can resolve any dispute arising in the industrial establishment. Next, the ongoing globalization in India requires drastic changes under which of the labor legislations? Again, the answer is the act which we are studying today. The answer is C. The Industrial Disputes Act. तो ये था हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947, जिसके अंदर हमने क्या स्टडी किया? इंडस्ट्री के अंदर अगर वर्कमैन और एम्प्लॉयर के अंदर कोई डिस्प्यूट आ जाता है या वर्कमैन और वर्कमैन के अंदर कोई डिस्प्यूट आते हैं, तो उन सब डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने के लिए किस एक्ट के थ्रू हम करते हैं? कौन सा एक्ट रेगुलेट करता है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। और मेनली इसके अंदर हमने क्या स्टडी किया? ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर। तीन कंडीशंस होती हैं इंडस्ट्री के अंदर, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर। अगर ये तीनों कंडीशंस होती हैं तो उस केस में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट हमें क्या क्या कहता है। और इसी के साथ हमने क्या किया? इसके एमसीक्यूज को हमने कवर किया है। सो दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू। इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो। ईमेल आईडी मैंने दे रखी हुई है और कई सारी मेरे पास क्वेरीज आती भी हैं, उनको मैं 1 to 1 भी सॉर्ट आउट कर देती हूँ। थैंक यू।